हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BSOE 143 के पर्यावरणीय समाजशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जून एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने गैस पेपर परचेज नहीं किए हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट को सीधा आप सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको जाना है और अपना जो भी सब्जेक्ट का गैस पेपर है उस पे सर्च करना है और डायरेक्ट ही वो आपका पूरा खुल के दे देगा जो भी आपको परचेज करना है। इसे सिंपली आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9580023321 पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरणीय समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं। यानी पर्यावरण समाजशास्त्र के प्रमुख अवधारणाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी जो पर्यावरण समाजशास्त्र है उसकी अवधारणाएं हमें बतानी है क्या क्या है। और जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। कभी भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू नहीं करेंगे, वो हमारे मार्क्स कट कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरणीय समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन कराती है। यानी जो पर्यावरण समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र की ही एक महत्वपूर्ण भाग है, उसी की एक शाखा है जो हमें पर्यावरण और मनुष्य के बीच जो संबंध है उसके अध्ययन के बारे में बताती है। यह समझने का प्रयास करती है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं तथा पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन समाज के लिए किस प्रकार प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, वायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण पर्यावरण समाजशास्त्र का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यानी जो आज का समय है जिसमें प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जलवायु परिवर्तन इतना हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे जो पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन है उनका इतना दोहन हो रहा है। इस सबको जानने के लिए पर्यावरण समाजशास्त्र का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सब पॉइंट्स लिखेंगे। द वेरी फर्स्ट सब पॉइंट इज, जस्ट अ मिनट, ओके। तो पहला पॉइंट है मानव पर्यावरण का संबंध। यानी मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है ये हमें बताना है। तो जब भी हम मानव और पर्यावरण सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या सवाल आता है कि जो पर्यावरण है वो मानव से कैसे जुड़ा हुआ है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पर्यावरण समाजशास्त्र के अंदर। पर्यावरण समाजशास्त्र की सबसे प्रमुख अवधारणा मानव और पर्यावरण के परस्पर संबंध की है। यानी मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसको दिखाने के लिए, हम उसको समझने के लिए, उस अवधारणा को पहचानने के लिए हमें पर्यावरण समाजशास्त्र की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। मनुष्य जो है आज के समय और पहले के समय से ही मनुष्य अपनी सभी जरूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर है। वही मानव की गतिविधियां जैसे उद्योगीकरण, फैक्ट्रियों का काम, शहरीकरण और वनों की कटाई पर्यावरण को प्रभावित करती है। यानी मनुष्य तो प्रकृति पर निर्भर है ही, और प्रकृति पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जैसे उद्योगीकरण या शहरीकरण, वनों की कटाई, इन सब के कारण जो है मानव की गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित और निर्जीव तत्वों के बीच संबंधों का समूह है। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो निर्जीव और जीवित दोनों तत्वों के बीच संबंध को स्थापित करता है। इसमें पौधे, पशु, मनुष्य, जल, वायु और भूमि शामिल है। इसमें ये पॉइंट आते हैं कौन? पौधे, पशु, मनुष्य, जल, वायु, पानी, ये सब जो है इसी के अंदर आते हैं। पर्यावरण समाजशास्त्र यह अध्ययन कराता है कि सामाजिक गतिविधियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं। यानी पर्यावरण समाजशास्त्र जो है हमें यह अध्ययन कराता है कि सामाजिक गतिविधियां जो है वो इस पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं और इसके परिणाम समाज पर क्या पड़ते हैं। ये हमें किससे पता चलता है?
पर्यावरण समाज शास्त्र के अध्ययन से। ठीक है, अगला पॉइंट है पर्यावरणीय समस्याएं, यानी पर्यावरण की समस्याएं जो भी हैं, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का ह्रास, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं पर्यावरण समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। यानी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि वो है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का ह्रास, जल संकट, भूमि संरक्षण। ये जो पॉइंट्स है ये समाजशास्त्र के अध्ययन में बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पर्यावरण की समस्याओं की बात करते हैं। यह शाखा इन समस्याओं के सामाजिक कारणों और उनके समाधान के विषय पर ध्यान देती है। यानी ये जो शाखा है ये उनकी समस्या और निवारणों पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला पॉइंट है सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए हुए। यानी सतत विकास यानी ऐसा विकास होना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी के लिए तो उपयोगी हो ही और ये उपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक ना हो, ऐसा ध्यान रखने के लिए सतत विकास का अर्थ बोलते हैं। पर्यावरण समाजशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण समाजशास्त्र के बीच संतुलन होना चाहिए। यानी जो पर्यावरण समाजशास्त्र बोलता है कि आर्थिक और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन का बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय न्याय। पर्यावरणीय न्याय का तात्पर्य पर्यावरणीय लाभ हानियों के समान वितरण से है। कई बार गरीब और कमजोर वर्ग प्रदूषण तथा पर्यावरण संकटों का अधिक सामना करना पड़ता है। यानी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका सामना बहुत हद तक गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को करना पड़ता है। पर्यावरणीय समाजशास्त्र इस असमानता का अध्ययन करता है और सभी के लिए समान पर्यावरणीय अधिकारों की वकालत करता है। यानी पर्यावरण समाजशास्त्र असमानता का अध्ययन करता है, पूरा बताता है, और जो पर्यावरण के अंदर अधिकार आते हैं उनकी वकालत वो करता है। कौन? समाज शास्त्र, पर्यावरण समाजशास्त्र। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज, ऊर्जा, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो संसाधन जो मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पर्यावरणीय समाजशास्त्र इनके संरक्षण और उचित उपयोग पर बल देता है। जैसे जल, वन, भूमि, जिनके बिना मनुष्य का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उन विषयों पर पर्यावरणीय समाजशास्त्र इनके संरक्षण और उचित उपयोग पर बल देता है ताकि भविष्य में संसाधनों की कमी ना हो। यानी ऐसे इन मुद्दों पे इसलिए ध्यान दिया जाता है ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको इन संसाधनों की कमी ना हो। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय जागरूकता, यानी पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता कैसे फैलाई जाती है। पर्यावरणीय जागरूकता का अर्थ है लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति समझ और जिम्मेदारी विकसित करना। यानी पर्यावरण के प्रति लोगों की जिम्मेदारियां समझाना, उनके संरक्षण कैसे करते हैं, उसको बचाते कैसे हैं, ये समझाना। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है शिक्षा, जनसंचार के माध्यम से, सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट पर्यावरणीय आंदोलन, यानी वो आंदोलन जो पर्यावरण के बचाव के लिए किए गए। पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज में कई आंदोलन चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि। पर्यावरण समाजशास्त्र इन आंदोलनों की भूमिका और उनके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन कराता है। यानी पर्यावरण संरक्षण में जो समाज में आंदोलन किए गए, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन आंदोलनों की क्या भूमिका रही, क्या समाज पर इसके प्रभाव पड़े, ये पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ सब पॉइंट्स थे। इसके बाद हमें जो लिखना होता है सबसे इंपॉर्टेंट की निष्कर्ष। बिना परिचय और निष्कर्ष के आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अधूरा है, इसलिए आपको अपना निष्कर्ष जरूर ऐड करना है आंसर के एंड में। चाहे आप वो 2 लाइनों को लिखें या 4 लाइनों को, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बिना निष्कर्ष के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ठीक है, अंततः पर्यावरण समाजशास्त्र मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध को समझाने में महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी समाजशास्त्र जो है हमें अंततः हमें समझ में आता है कि जो पर्यावरण समाजशास्त्र है वो मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध है उनको समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रमुख अवधारणा जैसे मानव पर्यावरण संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास, पर्यावरणीय न्याय, संसाधन संरक्षण हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की प्रेरणा देते हैं। यानी जो भी इनसे पर्यावरण का संबंध है, पारिस्थितिकी तंत्र है, सतत विकास है, पर्यावरणीय न्याय है, संसाधनों का संरक्षण है, ये हमें जिम्मेदार बनाते हैं, जिम्मेदारी बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज के समय में पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए इन अवधारणाओं को समझना और व्यवहार में लागू करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय समाजशास्त्र का केंद्र क्या है और चर्चा कीजिए। यानी जो पर्यावरण समाजशास्त्र उसका हमें केंद्र बताना है, इस पे हमें चर्चा करनी है इसमें। तो वही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पर्यावरणीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है जो समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। यानी पर्यावरण समाजशास्त्र जो है ये समाजशास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण शाखा है जो समाज और पर्यावरण के बीच हमें मानव और पर्यावरण के बीच में और समाज लोगों से ही समाज बनता है। यानी समाज कैसे प्रभावित होता है पर्यावरण से और पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है समाज से, ये हमें पढ़ने के लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता है। यह समझने का प्रयास कराती है कि मानव समाज प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी जो भी परिवर्तन पर्यावरण में होते हैं वो मानव को कैसे प्रभावित करते हैं और मानव कैसे समाज कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण समाजशास्त्र का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है आज के टाइम पे। अगला पॉइंट है कि जो पर्यावरण समाजशास्त्र का केंद्र क्या है। जो मेन मोटिव था क्वेश्चन का वो यही था इंट्रोडक्शन के बाद कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र का मुख्य केंद्र है मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध। यानी जो पर्यावरण समाजशास्त्र है इसका मुख्य केंद्र है मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध है वही इसका मुख्य केंद्र है। यह विषय इस बात पर ध्यान देता है कि मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। यानी यह उन बातों पर ध्यान देता है कि जो मनुष्य की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालती हैं तथा पर्यावरण समस्याएं समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। यह मानता है कि समाज और पर्यावरण एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी पर्यावरण और समाज दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए पर्यावरण समाज शास्त्र का अध्ययन केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानव के व्यवहार, सामाजिक संस्थान और सामाजिक परिवर्तन को भी शामिल करता है। यानी जो ये सीधा सीधा यही कहना चाहता है कि जो समाज का प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है और जो पर्यावरण की समस्याओं का प्रभाव मनुष्य जीवन पे पड़ता है ये उनके बारे में हमें अध्ययन कराता है। यही और मानव का जीवन और प्राकृतिक संबंध ही इनके बीच का मेन पॉइंट है। ठीक है, पर्यावरणीय समाजशास्त्र के प्रमुख केंद्र कौन से हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। पहला है समाज और पर्यावरण का संबंध। यानी पर्यावरणीय समाजशास्त्र यानी हमें समाज और पर्यावरण के संबंध के बारे में बताना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र यह अध्ययन कराता है कि समाज और प्रकृति के बीच किस प्रकार का संबंध है। यानी लोगों के और समाज के और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है ये हमें बताता है समाज शास्त्र। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। यदि इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है तो पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होता है। यानी पर्यावरण के अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है जब लोग इसका अधिक उपयोग करने लगते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन। यानी वे समस्याएं जो पर्यावरण से उत्पन्न होती है, पर्यावरण के लिए उत्पन्न होती हैं, या जैसे कि इसका एक प्रमुख केंद्र पर्यावरणीय समस्या है जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता के नुकसान का अध्ययन करना। यह इन समस्याओं के सामाजिक कारणों और सामाजिक प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। यानी वे समस्याएं जो हो रही हैं जैसे जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, वनों की अधिक कटाई होती है जो मानव के द्वारा की जाती है। इन समस्याओं को कारण क्या है और इनका निवारण क्या है, इनको समझने में प्रयास कराता है। अगला पॉइंट है मानव गतिविधियों का प्रभाव। यानी मानव द्वारा की गई गतिविधियां जो पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी विकास जैसे मानव गतिविधियां पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पर्यावरणीय समाजशास्त्र इन गतिविधियों के परिणामों का विश्लेषण करता है। यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण और जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसके कारण जितनी भी इन गतिविधियों के जरिए जो पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है इसके होने वाले परिणामों का विश्लेषण हम पर्यावरण समाजशास्त्र में करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि इनके कारण पर्यावरणीय संकट क्यों उत्पन्न होते हैं। यानी जो गतिविधियां हो रही हैं इनके बाद जो
पर्यावरण पर संकट आता है वो क्यों उत्पन्न होता है, ये हम इसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय जागरूकता और आंदोलन, यानी वे आंदोलन जो पर्यावरण की जागरूकता के लिए किए गए। पर्यावरणीय समाजशास्त्र पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले सामाजिक आंदोलनों और जन जागरूकता अभियान का भी अध्ययन कराता है। यह देखता है कि लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए किस प्रकार संगठित होते हैं और सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यानी पर्यावरण समाजशास्त्र पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं जिनमें जागरूकता अभियान होते हैं, इन सब की रक्षा, परिणाम और कैसे इससे समाज में परिवर्तन आता है, उनके बारे में जानने का प्रयास इसमें करते हैं। अगला पॉइंट है सतत विकास। सतत विकास हम पिछले पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। पर्यावरणीय समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र सतत विकास की अवधारणा है। इसका उद्देश्य ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यानी अभी के लिए भी ये उपयोगी हो और बाद में आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये नुकसानदायक ना हो। पर्यावरणीय समाजशास्त्र का महत्व, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं इसका महत्व, यानी पर्यावरण समाजशास्त्र जो है इसका अभी क्या महत्व है, इसके पढ़ेंगे। तो पर्यावरणीय समाजशास्त्र हमें यह समझाने में सहायता करता है कि पर्यावरण समस्याएं केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्याएं भी हैं। यह लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद करता है। यानी पर्यावरण समाजशास्त्र जो है आने वाली समस्याओं के समाधान और हो रही समस्याओं के समाधान में मदद करता है। ये पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बताता है और इसकी भावना को विकसित करता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला था कि निष्कर्ष जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको लिखना ही लिखना है हर आंसर के एंड में। तो इसका जो निष्कर्ष है वो है अत्यंत पर्यावरणीय समाजशास्त्र का केंद्र मानव समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। अंततः हम कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है उनके केंद्र मानव और पर्यावरण के बीच संबंध पर टिका हुआ है। यह पर्यावरण समस्याओं के सामाजिक कारणों, उनके प्रभावों को समझकर उनके समाधान खोजने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए पर्यावरण समाजशास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया। यानी इन चीजों को जानने के लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी जब तक हम इन चीजों के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक हम इनकी समाधान, समस्याओं को ही नहीं समझेंगे तो समस्या का समाधान कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही मानव समाज के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की आधारशिला रखता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जोखिम समाज क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। यानी ऐसा समाज, इसको जोखिम समाज आखिर है क्या, इसका नाम किसने दिया है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में हमें पूरा इसमें बताना है कि आखिर जोखिम समाज होता क्या है। एक सेकंड। ओके, जोखिम समाज की अवधारणा प्रसिद्ध जर्मनी समाजशास्त्री अल्फ्रेड ब्रिक ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक रिस्क सोसाइटी में बताया कि आधुनिक समाज में विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ नए प्रकार के जोखिम भी उत्पन्न हुए हैं। यानी जोखिम समाज जो है ये रिस्क सोसाइटी ब्रिक की पुस्तक है, जिन्होंने आधुनिक समय में हो रहे विज्ञान, तकनीकी, औद्योगिकरण के विकास से हो रहे जोखिमों के बारे में समझाया है। आज का समाज केवल प्रकृति और विकास का समाज नहीं है बल्कि विभिन्न खतरों और अनिश्चितता का भी समाज है। यानी सिर्फ अब विकास ही नहीं होता है बल्कि खतरों का भी समाज इसे कहा जा सकता है। इसी कारण इसे जोखिम समाज का नाम दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं जोखिम समाज का अर्थ क्या है। तो जोखिम समाज वह समाज है जिसमें लोगों के जीवन पर अनेक प्रकार के मानव निर्मित यानी मैन मेड खतरों का प्रभाव पड़ता है। यानी वे खतरे जो मनुष्य अपने लिए खुद पैदा करते हैं, यानी मनुष्य ही अपने, मनुष्य कहते हैं ना कि मनुष्य का दुश्मन है। वो कैसे होता है कि वो अपना खुद का दुश्मन कैसे बनता है, वो अपने उसी के द्वारा की गई गतिविधियां उसी के लिए परिणाम घातक साबित हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह खतरे प्राकृतिक आपदाओं से अलग होते हैं क्योंकि इन्हें आधुनिक विकास, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये वे गतिविधियां जो मनुष्य वैज्ञानिक, तकनीकी या औद्योगिक या आर्थिक विकास के लिए करता है, उसका बाद में उसे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
उदाहरण के लिए परमाणु दुर्घटनाएं, यानी परमाणु जो मनुष्य ने अपने लिए बनाए थे, अपनी बचाव के लिए या युद्ध के लिए बनाए, लेकिन उसकी जो नुकसान है वो सभी को झेलने पड़ते हैं, मनुष्य के लिए बीमारियां भी बन जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक विज्ञान, खाद्य पदार्थों की मिलावट, साइबर अपराध और महामारी जैसे खतरे। महामारी में आप समझ सकते हैं कोविड-19 जो पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक समय रहा था। खतरा आधुनिक समाज के प्रमुख जोखिम है, यानी ये सब जोखिम जो है जो मनुष्य की ही गतिविधियों से पैदा होती हैं। अगला इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो जोखिम समाज की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला जोखिम समाज की विशेषता है मानव निर्मित जोखिम। वे जोखिम जो मनुष्य खुद निर्मित करता है। आधुनिक समाज में अधिकांश जोखिम मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी जो भी जोखिम है आधुनिक समय में हम देखते हैं जो भी जोखिम पैदा हो रहे हैं वो मनुष्य के खुद की गतिविधियों के कारण हो रही हैं। उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण, जंगलों की कटाई और तकनीकी दुर्घटनाएं इसका प्रमुख उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक प्रभाव। आज के जोखिम केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित है, यानी सिर्फ एक लिमिटेड क्षेत्र में ही ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे जो विश्व है वहां हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे? जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी जिसका परिणाम हमें पूरे विश्व में देखना पड़ता है, दुर्घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है, जैसे कोविड-19 बीमारी जिसने सिर्फ केवल किसी एक क्षेत्र या किसी देश को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को, पूरे वर्ल्ड को इसकी बीमारी को झेलना पड़ा। ठीक है। अगला पॉइंट है अनिश्चितता। जोखिम समाज में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, यानी वह अनुमान लगाना कठिन होता है कि कोई जोखिम कब होगा और कितना नुकसान पहुंचा सकता है, यानी इसमें अनिश्चितता रहती है कि पता ही नहीं चलता कि कितना आगे जाके हमें इसका नुकसान होगा या कितना नुकसान हम इसका चुकाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं विज्ञान और तकनीकी का दोहरी भूमिका। विज्ञान और तकनीकी जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, यानी विज्ञान और तकनीकी का उपयोग तो इसलिए क्या किया था कि यह मनुष्य के लिए सुविधाजनक होगी, यानी जो काम घंटों का है उन्हें मिनटों में मशीनों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसके कारण नए खतरे भी उत्पन्न होते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा बिजली प्रदान करती है, यानी परमाणु ऊर्जा के थ्रू जो हमने बिजली उत्पादन की, लेकिन परमाणु दुर्घटनाओं का खतरा भी इससे पैदा होता है। यानी परमाणु का हम बहुत अच्छे उदाहरण इसमें दे सकते हैं कि जिससे हमने बिजली तो प्रदान की, यानी हमारे काम तो आसान हो गए, लेकिन उससे होने वाले खतरे भी साथ साथ पैदा, यानी हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि एक सिक्के के एक ही पहलू, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाग हमें देखने होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं पर्यावरणीय समस्याएं, यानी वे समस्याएं जो पर्यावरण को झेलनी पड़ती हैं। जोखिम समाज का सबसे बड़ा घरेलू पर्यावरण संकट है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता का नाश मानव जीवन के लिए गंभीर खतरे बन गए हैं। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो पर्यावरण को हानि हो रही है, मानव जीवन को सीधा असर करती हैं। जो कि समाज के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का है, जैसे तापमान बढ़ना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, औद्योगिक दुर्घटनाएं, यानी गैस रिसाव जो हमने भोपाल गैस रिसाव में देखा था। ऐसे उदाहरण भी बीच बीच में आप डालते रहिए कीजिए, जिससे आपका जो आंसर है वो और ज्यादा निखर कर आता है। रासायनिक दुर्घटनाएं, ठीक है। अगला परमाणु दुर्घटनाएं, परमाणु संयंत्रों में होने वाली दुर्घटनाएं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर जो होते हैं या शीत युद्ध हुआ, उनके दौरान जो हमने देखा कि परमाणु का उपयोग कैसे बहुत तेजी से देशों ने किया, तो उसका परिणाम भी लोगों को झेलना पड़ा। महामारी, जिसमें आप कोविड-19 का उदाहरण दे सकते हैं। साइबर क्राइम, जो आज के समय में साइबर क्राइम, डकैती जो हो रही है, हैकिंग हो रही है, डाटा चोरी हो रहा है, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, ये सब आप साइबर जोखिम में डाल सकते हैं। ठीक है। समाज पर प्रभाव, आप पढ़ते हैं जोखिम समाज पर क्या ही प्रभाव पड़ा है, वो भी तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोखिम समाज में लोगों के जीवन में सुरक्षा और चिंता बढ़ जाती है, यानी जोखिम समाज में लोगों के जीवन की असुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, चिंता और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सरकार, वैज्ञानिकों और सामाजिक संस्थानों को नए खतरों से निपटने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा और तकनीकी संयंत्र आवश्यकता भी बढ़ जाती है। सॉरी। अब यानी समाज पर इसका सीधा सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि पर्यावरण किस तरीके से समाज को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं निष्कर्ष पर। अंत में कहा जा सकता है कि जोखिम समाज जो है आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह बताती है कि विकास और तकनीकी प्रकृति के साथ साथ अनेक नए खतरे भी उत्पन्न होते हैं, यानी हम जिस राह में चल रहे हैं वहां विकास तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खतरे भी झेलने
पड़ते हैं। इसलिए केवल आर्थिक विकास पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और टिकाऊ विकास का होना भी बहुत आवश्यक है। तभी हम एक सुरक्षित और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं, तभी इसका निर्माण संभव हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अध्ययन हेतु बीना अग्रवाल के योगदान का मूल्यांकन हमें करना है। यानी बीना अग्रवाल ने पर्यावरण के अध्ययन पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, क्या उनकी विचारधारा है, क्या उन्होंने बताया है, वो हमें इसमें बताना है। तो बीना अग्रवाल भारत की एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और पर्यावरण चिंतक है। यानी जो बीना अग्रवाल है वो अर्थशास्त्री है, समाजशास्त्री और पर्यावरण चिंतक है, भारत की प्रसिद्ध। उन्होंने पर्यावरण के अध्ययन, ग्रामीण विकास, लैंगिक असमानता, प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने महत्व जो है योगदान हमें दिए हैं। उनके विचार ने यह समझाने का सहायता किया कि पर्यावरण समस्या केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि उनके संबंध समाज, अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। यानी उन्होंने सीधे सीधे महिलाओं को भी इसमें जोड़ लिया है कि कैसे पर्यावरण का योगदान महिलाओं के जीवन में भी पड़ता है और कैसे महिलाओं का प्रभाव भी पर्यावरण पे पड़ता है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अ फ्रीडल ऑफ वंस ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि इस तथा पर्यावरण और नारीवाद के लिए शोध विशेषज्ञ मान, यानी इन्होंने अपनी जो बुक है उसमें महिलाओं को भी जोड़ा है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण समस्याओं से कैसे प्रभावित होती हैं महिलाएं उनको भी समझाया है। तो बीना अग्रवाल का पर्यावरण अध्ययन में योगदान क्या है, इसको पढ़ना है। पहला पॉइंट है कि पर्यावरण और महिलाओं के संबंध को स्पष्ट करना, यानी महिलाएं इस पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है उसको बीना अग्रवाल ने स्पष्ट किया है। बीना अग्रवाल ने यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जल, ईंधन, चारा, अन्य संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों पर पुरुषों की तुलना में अधिक निर्भर होती हैं। यानी जो बीना अग्रवाल है वो कहना चाहती हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से अधिक निर्भर हैं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में। इसलिए पर्यावरण सेक्शन यानी इन्वायरमेंटल डिजास्टर में सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। यानी जब भी हम कोई भी डिजास्टर देखते हैं, जब भी हमारे कोई हानि हमें शरण मिलती है, तो हम देखते हैं कि महिलाओं को पे अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि यदि जंगल नष्ट होते हैं या जल स्रोत कम होता है तो महिलाओं को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यानी जब भी जंगल नष्ट होंगे या पानी की कमी होगी तो दूर दूर तक पानी के लिए अधिक श्रम करना पड़ेगा, महिलाओं को जाना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने पर्यावरण समस्याओं को महिलाओं के जीवन से सीधा सीधा जोड़ने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट है इको फेमिनिज्म की आलोचना, यानी बीना अग्रवाल ने पश्चिमी इको फेमिनिज्म की आलोचना की है। इको फेमिनिज्म विचारकों का मानना था कि महिलाओं और प्रकृति के बीच स्वाभाविक संबंध है। उन्होंने कहा इको जो फेमिनिज्म है, उन्होंने कहा कि महिलाओं और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो एक स्वाभाविक संबंध है। लेकिन जो बीना अग्रवाल है उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रकृति से संबंध नहीं बल्कि सामाजिक और मतलब स्वाभाविक संबंध नहीं है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण यह संबंध बनता है। उन्होंने फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार महिलाओं के पर्यावरण भूमिका उनके दैनिक कार्य और संसाधनों पर निर्भरता से बनती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, यानी वो कहना चाहते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका है वो उनके दैनिक कार्य और संसाधनों का जो महिलाएं निर्भर है उस पर पूरी डिपेंड होती हैं। अगला पॉइंट है भूमि अधिकारों पर जोर, यानी बीना अग्रवाल का मानना है कि महिलाओं को भी भूमि संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। यानी बीना अग्रवाल कहना चाहती हैं कि यदि भूमि और संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार होगा तो वह इसमें और अधिक सक्रिय रहेंगी। यदि महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व होगा तो वह पर्यावरण संरक्षण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। यानी महिलाओं को भी भूमि संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वो और ज्यादा सक्रिय भूमिका इसके संरक्षण में निभा सके। उन्होंने दिखाया कि भूमि अधिकार महिलाओं के आर्थिक सुरक्षा बढ़ाती है। यानी जो भूमि का जो अधिकार है महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं। उन्होंने परिवार और समाज के अधिक निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं और यह विचार पर्यावरण न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी वो कहती है कि अगर महिलाओं को
भूमि के हिस्सा मिलेगा तो उसकी सुरक्षा अधिक करेंगी, उनके प्रति पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता सक्रियता बढ़ेगी, साथ ही उनकी आर्थिक सुरक्षा भी महिलाओं को इससे मिलेगी। सामुदायिक संसाधन प्रबंधन का समर्थन, यानी बीना अग्रवाल ने सामुदायिक वन प्रबंधन पर व्यापक अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि जब महिलाओं को वन समितियों और पर्यावरण निर्णय में शामिल किया जाता है तो संसाधनों का संरक्षण अधिक प्रभावी हो जाता है। यानी बीना अग्रवाल जो है वो कहती हैं कि जो सामुदायिक वन प्रबंधन है, अगर उन्होंने जो महिलाओं का वन समिति और पर्यावरण के प्रति जो निर्णय लेने में अगर वो शामिल होती है तो वो और अधिक प्रभावी यहाँ देखने को मिलते हैं। उनके शोध ने यह सिद्ध किया कि महिलाओं की भागीदारी जंगलों की सुरक्षा, जैव विविधता का संरक्षण और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। यानी उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब महिलाओं की भागीदारी भूमि में अधिक होगी तो वह सुरक्षा, संरक्षण और बेहतर उपयोग में अपना ज्यादा से ज्यादा उपयोग दिखा सकती हैं। पर्यावरणीय नीति निर्माण में योगदान, बीना अग्रवाल के विचारों ने सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रभावित किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यावरणीय नीतियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनके शोध ने सतत विकास और लैंगिक समानता को जोड़ने का कार्य किया है। यानी उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो शोध है, उन्होंने सतत विकास और लैंगिक समानता को जोड़ने का प्रयास किया है। यानी वो सीधे सीधे महिलाओं को प्रकृति से जुड़ाव, उनका जो प्रकृति पर्यावरण से उनका जो जुड़ाव है उसको बता रही हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बीना अग्रवाल के योगदान का मूल्यांकन अब हमें करना है। तो बीना अग्रवाल का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने पर्यावरण को लैंगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान दिया, यानी लैंगिक दृष्टिकोण यानी महिलाओं को इसमें ज्यादा अधिक स्थान दिया है। उन्होंने यह दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण तभी सफल होगा जब महिलाओं के संसाधनों पर अधिक निर्णय होगा, यानी जब महिलाओं को अधिकार अधिक मिलेंगे तो उसका जो संरक्षण है वो भी अधिक ही करेंगी। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके विचार में ग्रामीण समाज पर केंद्रित है और फिर भी पर्यावरण और समाज के संबंध को संबंधित योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना। यानी जो विद्वान है वो उनके योगदान को महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका मानना है कि ये ग्रामीण समाज पर अधिक केंद्रित है, शहरीकरण पे कम है। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्षतः यानी अंततः हम कह सकते हैं कि जो बीना अग्रवाल ने पर्यावरण अध्ययन को एक नई दिशा दी है। उन्होंने पर्यावरण, महिलाओं के अधिकार, भूमि स्वामित्व और सामुदायिक भागीदारी के बीच गहरे संबंध को उजागर किया है। उनके विचार आज भी सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक हैं। इसलिए बीना अग्रवाल को पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख विद्वानों में गिना जाता है और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक माना जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कैसे बीना अग्रवाल ने महिलाओं के जीवन को इससे पूरा जोड़ के दिखाया है, कैसे वो पर्यावरण पे महिलाओं का पूरा समर्थन कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप इससे केस पेपर ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।